फ्रेंड्स, सो यू आर मोस्ट वेलकम इन टुडेज वीडियो। दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। आज स्टूडेंट्स हम भूगोल की जो कि आपका चैप्टर नंबर आपका 3 है, उसकी ये नेक्स्ट पार्ट की आपकी वीडियो बना रहे हैं। और आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि आज की वीडियो भी पिछली बार की वीडियो ऐसे ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके अंदर हम जिन क्वेश्चंस को आज कवर करेंगे ये सारे क्वेश्चन आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और आप सबसे मैं कहूँगा कि अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा तो उसको आप ज़रूर देखना, बिकॉज मैंने उसके अंदर आप सबको समझाया है पिरामिड को अच्छे से। जनसंख्या पिरामिड को मैंने बखूबी समझाया है, तो आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि प्रीवियस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर आपको देखना है। ठीक है, सो चलते हैं। आज हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे ज्योग्राफी के, क्लास 12th की ज्योग्राफी जनसंख्या संगठन चैप्टर नंबर 3 जो आपका चल रहा है अभी, उसी को हम कवर करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन मिलता है जो कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 में आपको रखा गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। क्वेश्चन आपका है दोस्तों कि शिक्षा व रोजगार के बढ़ते अवसर ने किस प्रकार आयु व लिंगानुपात को प्रभावित किया है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, कह रहे शिक्षा व बेरोजगार के बढ़ते अवसरों ने किस प्रकार आयु और लिंगानुपात को प्रभावित किया है, ये आपको बताना है। ठीक है, सो शिक्षा व रोजगार के बढ़ते अवसर जहां एक ओर विकास को दर्शाते हैं, वहीं दूसरी ओर प्रवास के महत्वपूर्ण कारक होते हैं। कैसे? आप इस तरह समझिए कि जैसे मान लेते हैं कि आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं और जैसे ही अपनी आपने पढ़ाई पूरी की है, या जो है कई बार लोग पढ़ने की वजह से भी, एजुकेशन लेने की वजह से वो शिक्षा का कारण वहाँ भी आपका आ जाता है कि आप गांव से निकल के शहर में आया तो अपनी पढ़ाई पूरा करने, और जैसे अपनी बाहर आके पढ़ाई पूरा करते हो तो मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा देखा गया कि आप बाहर ही अपने आप को सेटल करने की भी कोशिश करते हो। फिर वो बाहर चाहे फॉरेन कंट्री हो गया या अपने इंटर स्टेट की ही बात हो जाती है। कई बार हम एक सिटी दूसरे सिटी या गांव को छोड़ करके, रूरल एरिया को छोड़ के अर्बन एरिया में चले जाते हैं, ग्रामीण बस्तियों को छोड़ करके हम शहर में चले जाते हैं। जैसे आपका जो मेट्रो सिटी है खासकर अपने इंडिया में, से दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता और बेंगलोर, चेन्नई, तो खासकर हम जो है प्रवास कर जाते हैं। तो इस तरह से होता क्या है कि जनसंख्या का जो लिंगानुपात है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, बिकॉज आप जहाँ जाते हो निश्चित रूप से वहाँ पुरुष आबादी बढ़ जाएगी। आप गांव से जिस गांव से निकल के जाएंगे अधिकतर लोग जिस पर्टिकुलर सिटी में, तो वहाँ पर पुरुष जनसंख्या बढ़ जाएगी। और यहाँ पर अगर पुरुष लोग चले गए तो निश्चित रूप से यहाँ पर स्त्री जनसंख्या बढ़ जाएगी। तो इस तरह से चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो वही यहाँ पर आपको अलग अलग पॉइंट में समझाया गया, मैं आपको समझाता हूँ। और ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो पहला आपका है, शिक्षा व रोजगार के बढ़ते अवसर के कारण पुरुष जनसंख्या अत्यधिक प्रवास करती है, जिसके कारण आयु व लिंग संरचना में गंभीर असंतुलन पैदा हो जाता है। दूसरा है, गंतव्य स्थान पर पुरुष जनसंख्या 20 से 60 वर्ष की आयु के लोग अधिक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस आयु के लोग ही नौकरी या काम धंधे की तलाश में जाते हैं, अर्थात उत्पादन जनसंख्या, जबकि उद्गम क्षेत्र में आश्रित जनसंख्या व स्त्री जनसंख्या बढ़ जाती है, जो कि मैंने आपको अभी समझाया है। इस तरह से जहाँ से लोग निवास करके जाते हैं, प्रवास करते हैं, वहाँ की जनसंख्या, स्त्री जनसंख्या वहाँ की बढ़ जाती है। ठीक है, पुरुष में प्रवास की अधिकता शिक्षा व रोजगार के बढ़ते अवसर का एक कारण होता है, जो हमने अभी ऊपर समझा है। ठीक है, जैसे संयुक्त अरब अमीरात में लिंगानुपात 468 1000 प्रवासी पुरुषों के ही कारण प्रतिकूल है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि प्रवासी पुरुष मतलब बाहर से लोग जो हैं जाते हैं वहाँ पर काम धंधे की तलाश में। अमीरात की बात की जा रही है, संयुक्त अरब अमीरात की, जहाँ पर स्त्रियों की संख्या देख रहे हैं कितनी कम है, पुरुष जनसंख्या आपकी 1000। ठीक है, सो इस तरह से चीज़ें हमें प्रतिकूल दिखाई देती हैं। अगला आपका प्रश्न आता है दोस्तों, दोबारा से आप सबके लिए क्लास 12th की ज्योग्राफी नोट्स हम अभी कर रहे हैं। ये दोबारा से आपका प्रश्न इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का ही समावेश मैंने किया हुआ है। ठीक है, सो आपका प्रश्न संख्या 20 आपसे कह रहा है, किसी क्षेत्र का लिंगानुपात उस क्षेत्र की सामाजिक व आर्थिक स्थिति का सूचक है। इस कथन को उचित तर्कों द्वारा स्पष्ट कीजिए। और यह जो है बेसिकली क्वेश्चन आपको देखो क्या समझाना चाह रहा है कि किस क्षेत्र का जो लिंगानुपात है उस क्षेत्र की सामाजिक व आर्थिक स्थिति का सूचक है। इससे ये भी पता लगता है कि वहाँ का समाज किस प्रकार का है। जैसे मान लेते हैं अपने एक किसी सिटी की हम बात करें या किसी गांव की बात करें, वहाँ अगर स्त्री और पुरुष की जनसंख्या अगर समान में है तो वहाँ निश्चित रूप से जो है शिक्षा का प्रभाव है,
वहाँ का समाज अच्छा है, स्त्री दशा अच्छी है, बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को ऐसी मिलेगी। तो उसी विषय पर आपका ये जो है एक प्रश्न है जो कि इम्पॉर्टेंट है। कह रहा है जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। जो आप सब जानते हैं, किसी भी क्षेत्र का लिंगानुपात उस क्षेत्र की सामाजिक व आर्थिक स्थिति का सूचक होती है। निश्चित रूप से जहाँ स्त्री और पुरुष समान मात्रा में, जैसे मैंने बीच में लाइन डाल रहा हूँ जो, और इस तरह से ये वाला एरिया और ये एरिया दोनों ही पुरुष स्त्री जनसंख्या अगर दोनों बराबर हो जाते हैं तो निश्चित रूप से दोनों मिलके, दोनों को समान अधिकार है और दोनों मिलके जब काम करेंगे तो उसकी आर्थिक, वैसे देश की या वैसे स्थान की आर्थिक दशा भी सुधरेगी। आप देश और किसी शहर को छोड़ दो, आपने परिवार की सोच लो, जिस परिवार में दोनों ही पेरेंट्स करेगा, मतलब माता और पिता दोनों वर्किंग होते हैं या दोनों ही किसी आर्थिक जो है संस्था से जुड़े होते हैं या आर्थिक रूप से वो किसी न किसी तरह से परिवार का योगदान कर रहे होते हैं, तो उस परिवार की दशा भी अच्छी ही होती है दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं कुछ और बिंदुओं को यहाँ समझते हैं कि जिन क्षेत्रों में लिंग भेदभाव अनियंत्रित होता है वहाँ लिंगानुपात निश्चित रूप से स्त्रियों के प्रतिकूल होता है। तो ये तो हमें चीज़ देखने को मिलती है, जहाँ पर लिंग भेदभाव अधिक होता है, अनियंत्रित होता है, वहाँ स्त्रियों के प्रतिकूल वहाँ की दशा होती है। कहने का मतलब वहाँ स्त्री दशा अच्छी नहीं होती है। जिन देशों में जिन देशों क्षेत्रों में स्त्री भ्रूण हत्या, मतलब जिन देशों का मतलब यहाँ पर ऐसे देशों में क्या होता है कि जो है स्त्री के प्रति जो है गैर सम्मान की भावना हमें देखने को मिलती है। स्त्री भ्रूण हत्या, स्त्री शिशु हत्या व स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा की चीज़ें हमें देखने को मिलती है। ये खासकर प्रतिकूलता वाले प्रभाव हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और जो मैंने आपको अभी समझाया वो अनुकूलता वाले प्रभाव हैं, जो रिजल्ट हमें देखने को मिल सकता है अगर हम उस चीज़ के विपरीत चल रहे हो तो। कह रहे इसका प्रभाव कारण वही वहाँ की स्त्रियों या समाज का गिरता आर्थिक स्तर है। और इसका कारण क्या, रिजल्ट क्या मिलता है? इसका रिजल्ट ये होता है कि वहाँ का समाज भी गिर रहा है और आर्थिक दशा भी वहाँ की निश्चित रूप से गिर रही है। इसी के विपरीत जो मैंने आपको अभी समझाया, अगर परिवार में स्त्री पुरुष दोनों ही जो है समान अधिकार दोनों को अगर मिलता है और दोनों मिलजुल के अगर परिवार को संभालते हैं, चलाते हैं और उनकी समाज दशा भी अच्छी होती है ऐसे परिवार की, ऐसे देश की, ऐसे स्थान की, और साथ ही साथ आर्थिक दशा भी निश्चित रूप से बेहतर होती है। सो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 में। आयु संरचना जनसंख्या की किन विशेषताओं को दर्शाती है दोस्तों? ठीक है, आयु संरचना। ठीक है, तो दोबारा से ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। कह रहा आयु संरचना विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करती है। इसी आधार पर यह ज्ञात किया जा सकता है कि विभिन्न आयु वर्गों में लोगों का कितना प्रतिशत है। तो निश्चित रूप से अगर आयु संरचना का आप अध्ययन करते हैं तो आपको निश्चित रूप से ये पता लगता है, जनसंख्या पिरामिड में भी आपने यही देखा था कि आपको ये चीज़ देख के पता लग जाएगी कि किस आयु वर्ग के लोग किस पर्टिकुलर स्थान या जगह या देश में रह रहे हैं। ठीक है, तो आयु संरचना हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन उस चीज़ की दे देती है, हमें महत्वपूर्ण जानकारी देती है। कह रहा है ये जनसंख्या जो है 0 से 14 वर्ष की जनसंख्या अधिक है। मान लेते हैं जनसंख्या में हमें जो आयु स्तर देखने को मिलता है 0 से 14 अगर वर्ष के अनुपात अगर ज़्यादा है तो इससे ये क्या होगा, इससे ये क्या यहाँ पर अपने को समझ में आ रहा है कि ऐसी जो जनसंख्या होती है 0 से 14 साल तक की जो जनसंख्या अगर अधिक होगी तो वहाँ की दशा निश्चित रूप से थोड़ी धीमी रहेगी। क्यों? क्योंकि 0 से 14 वर्ष में बच्चे आते हैं और बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं, आश्रित होते हैं। ठीक है, आश्रित जनसंख्या के रूप में आते हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे जनसंख्या जो होती है वो आर्थिक रूप से किसी भी तरह से जो है योगदान नहीं कर पाती, बल्कि जो है वो आश्रित होती है। तो ये एक हमें रीज़न देखने को मिलता है। जिस देश में मतलब 0 से 14 वर्ष की अगर अनुपात अगर ज़्यादा है तो निश्चित रूप से वहाँ पर पिछड़ापन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला आपका आता है 15 से 59, मतलब 15 से 59 वर्ष की आयु जो है बेसिकली जो है ये वर्किंग पीपल में आते हैं, कामगार लोगों में आते हैं। ये लोग जो है किसी न किसी आर्थिक दशा से, आर्थिक मतलब कारणों से जुड़े होते हैं और जिसके वजह से उस देश, उस स्थान या उस घर या उस परिवार या जो है उस समाज की आर्थिक दशा निश्चित रूप से अच्छी होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमें जो है निश्चित रूप से हमें ये चीज़ें समझ में आती हैं। कह रहा 60 वर्ष की जहाँ पर आयु संरचना ज़्यादा है, जहाँ पर लोग 60 वर्ष से ज़्यादा आयु के लोग रह रहे हैं, निश्चित रूप से वहाँ की जो जनसंख्या हमें देखने को मिलेगी वो वृद्धों की संख्या ज़्यादा देखने को मिलेगी दोस्तों। और साथ ही साथ उन पर व्यय भी अधिक होगा, ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो है व्यय अधिक होगा। इस तरह से अगर वृद्धों की जनसंख्या अधिक होगी तो निश्चित रूप से जननांकी पर एक जो है अलग तरह से प्रभाव पड़ेगा और जो है हमारी आर्थिक दशा भी थोड़ी सी बैकवर्ड ही रहेगी। ठीक है, कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये है कि जनसंख्या जो वितरण है या जनसंख्या का जो स्तर है वो एक बैलेंस होना चाहिए। वो बैलेंस कैसे किया जा सकता है? जब आपने पढ़ा था, जब आपने देखा था कि जब मैं आपको समझा रहा था जनसंख्या पिरामिड,
तो जनसंख्या पिरामिड को मैंने डिटेल में आपको समझाया। मैं फिर आपसे कहूँगा कि उस वीडियो को आप जरूर देखना, मैंने डिटेल में बहुत ही अच्छे से समझाया, स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर। आपको इस वीडियो के आखिरी में उसका लिंक दे दूंगा, वीडियो के बिल्कुल आखिरी में, और वहाँ से भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, सो वहाँ पर मैंने आपको यही समझाया है, अगर नीचे का बेस अगर ये ज़्यादा है, मतलब जन्म दर अगर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा 0 से 14 साल अगर ये बहुत ज़्यादा है, तो निश्चित रूप से पिछड़ापन एक कारण तो ये है। ठीक है, और ये ज़्यादा कब होगा? जब शिक्षा होगी, समझ नहीं होगी, है ना, तो ये चीज़ें निश्चित रूप से तभी होगी। अगर अपना ये वाला पोर्शन ज़्यादा है तो आर्थिक दशा अच्छी होगी, बिकॉज ये लोग जो हैं वो कामगार में आते हैं। ठीक है, और अगर वृद्धों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो उससे क्या होगा? उससे कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा फिर बैकवर्डनेस होगा। तो हमें मतलब वृद्ध जनसंख्या, मध्यम वर्गीय और जो शिशु वर्गीय हैं, इन तीनों का एक बैलेंस बना के जनसंख्या का ऐसा कुछ मेंटेनेंस, ऐसा वितरण या इस प्रकार से कुछ सिस्टम होना चाहिए कि वो चीज़ प्रॉपर रूप से सुचारू रहे और देश की आर्थिक दशा के साथ सामाजिक दशा भी अच्छी बनी रहे। सो आ गए हमारे दीर्घ उत्तरी प्रश्न, जो आपके 5 अंक वाले हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। सो आप सब इन प्रश्नों को ध्यान से समझिए, ध्यान से एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट मतलब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो क्लास 12 की ज्योग्राफी के नोट्स ये है बेस्ट जनसंख्या संगठन चैप्टर नंबर 3, और नोट्स मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, कोई आपसे चार्ज नहीं रहा हूँ दोस्तों। अगर किसी भी स्टूडेंट चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे बात कर सकता है। ठीक है, कह रहा है संसार के ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या संगठन का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ठीक है, सो यहाँ पर आपको क्या करना है, संसार मतलब वहाँ की ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय शहरी जनसंख्या जो है उनके बीच में क्या संगठन है, उसको आपको उदाहरण हमें समझाना है। कह रहा है संसार के ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या संगठन के महत्वपूर्ण बिंदुओं में से पहला बिंदु यहाँ पर देखने को मिलता है, जनसंख्या का ग्रामीण व नगरीय विभाजन निवास के आधार पर होता है। निश्चित रूप से, है ना, जहाँ लोग ज़्यादा निवास करेंगे तो उनके निवास, अगर लोग वहाँ ज़्यादा करेंगे तो वहाँ की दशा जो है वो सुधरने की चांसेस वहाँ ज़्यादा रहते हैं। ग्रामीण व नगरीय जीवन आजीविका और सामाजिक दशाओं में एक दूसरे से भिन्न होता है। फिर कह रहे हैं गांव का और नगर का जो जीवन होता है, उनकी आजीविका का जो जीवन होता है और जो लाइफ स्टाइल पूरी होती है वो दूसरे से भिन्न होती है। ठीक है, शहरी जीवन या नगरीय जीवन अधिकतर अस्त व्यस्त होता है और गांव वाला जो जीवन होता है वो शांत प्रिय होता है अधिकतर। ठीक है, और वही एक कारण होता है सबसे बड़ा जो पिछड़ापन का है, क्योंकि जब लोग अगर कर्तव्यनिष्ठ नहीं रहेंगे, काम नहीं करेंगे, अकर्मण्य रहेंगे, तो उस देश या उस जगह, उस स्थान, उस परिवार की कभी भी उन्नति नहीं हो पाएगी। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं हमारे भारत देश में 60% जनसंख्या आज भी जो है कृषि आधारित है। ठीक है, और जिसके अंदर छुपी बेरोजगारी भरपूर मात्रा में आती है। ठीक, सो अगला आपका पॉइंट आता है विश्व की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ये रीजन है, कारण है। ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में आयु व लिंग संगठन, व्यावसायिक संरचना, ये चीजें हमें देखने को मिलती है। जनसंख्या का घनत्व और विकास का स्तर अलग अलग होता है निश्चित रूप से। नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की अधिक संभावना के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से स्त्रियों के प्रवास के परिणाम स्वरूप स्त्री पश्चिमी पूर्व यूरोप व कनाडा में नगरीय क्षेत्रों में पुरुषों का प्रधान प्रवास के कारण पुरुषों की अधिकता देखने को मिलती है। तो ये बेसिकली जो है वेस्टर्न कंट्री की बात कर रहे हैं, वहाँ पर उल्टा होता है। वहाँ की स्त्रियाँ जो होती है ज़्यादा कर्मठ होती है, तो वो जो प्रवास करती हैं, अगर वो प्रवास करेंगी अपने काम के तलाश के लिए, तो निश्चित रूप से पूरी जनसंख्या बढ़ ही जानी है। ठीक है, उसी का उल्टा अपने भारत देश में होता है। नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की अधिक संभावना के कारण, ठीक है, मैंने आपको ये अच्छे समझाया। उसके बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्रों में प्रवास से नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। तो ये चीज़ निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं। ठीक है इस दोस्तों, तो आपने तो क्वेश्चन देखा, इंपॉर्टेंट है, और ऐसे क्वेश्चन को आप मेरी वीडियो के माध्यम से ध्यान से सुनिए, समझिए और स्क्रीनशॉट लीजिए जब तक आपके पास नोट्स नहीं मिलता। अदरवाइज नोट्स तो आपको मिल ही जाएगा, अगर आप हमसे बात करेंगे नोट्स के रिगार्डिंग। तो ठीक है, नोट्स अभी अपडेट हो रहे हैं प्रॉपर, इसी तरह से आपको नोट्स मिलेंगे ताकि जो है आप अपने एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाए। बस आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी मेरे खुद के लिए, जो मुझे मतलब थोड़ा सा राहत देगी, कि मेरे इस वीडियो को आप अपने फ्रेंडों में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जो है मेरी जो मेहनत ये है मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे दोस्तों। ठीक है, आपका अगला प्रश्न आता है लिंग अनुपात स्त्री के प्रतिकूल होने के 3 कारण बताइए। ठीक है, जो लिंग अनुपात है वो स्त्री के प्रतिकूल होने के 3 कारण बताइए। स्त्रियों के प्रतिकूल एवं अनुकूल लिंग अनुपात वाले अधिकतर देश क्रमशः किस महाद्वीप में है? तो ये प्रश्न आप देखो, पढ़ते आपको समझ में आ गया कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, कह रहा है विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 990 स्त्रियां हैं।
तो आप देख रहे हैं जो कि एक तरह से प्रतिकूल ही है ना। 990 स्त्रियां 1000 पुरुषों पर। लिंग अनुपात स्त्रियों के प्रतिकूल होने की प्रमुख कारण निम्न है और उसका सबसे बड़ा कारण है स्त्री भ्रूण हत्या। ठीक है, उसके बाद से अबॉर्शन कहते हैं इंग्लिश में। उसके बाद आपका आ गया स्त्री के प्रति घरेलू हिंसा, ये भी एक कारण है। ठीक है, लोग लड़कियां नहीं चाहते, अब खासकर ऐसा वहाँ होता है जहाँ अशिक्षा बहुत ज़्यादा होती है। स्त्रियों के सामाजिक आर्थिक स्तर का निम्न होना। प्रतिकूल में आपको देखने को मिलेगा लिंगानुपात वाला महाद्वीप एशिया है दोस्तों, और अनुकूल हमें देखने को मिलेगा यूरोप, जहाँ पर स्त्रियों की दशा बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है। कनाडा व फिनलैंड जैसे विकसित देशों में ग्रामीण नगरीय लिंग संगठन जिम्बाब्वे और नेपाल के ग्रामीण नगरीय लिंग अनुपात से किस प्रकार भिन्न है, इस विभिन्नता के उत्तरदायी कारणों को स्पष्ट कीजिए। एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन को आप ध्यान से दोबारा से पढ़ें और समझें और फिर इसके आंसर को फोकस करें कि क्या ये आंसर कितना बेहतर तरह से आंसर दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन दोबारा से मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। कनाडा व फिनलैंड जैसे विकसित देशों में ग्रामीण नगरीय लिंग संगठन जिम्बाब्वे और नेपाल के ग्रामीण नगरीय लिंग अनुपात से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, कनाडा का कंपैरिजन कर रहा है ग्रामीण और नगरी। ठीक है, जिम्बाब्वे व नेपाल के ग्रामीण नगरीय लिंग अनुपात से किस प्रकार भिन्न है, इस विभिन्नता के उत्तरदायी कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ हम समझते हैं कनाडा व फिनलैंड जैसे देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक है दोस्तों, और उसका कारण मैंने आपको पहले ही बताया, स्त्री प्रवास होता है। जबकि नेपाल व जिम्बाब्वे जैसे देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या अधिक होती है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा आपका कनाडा व फिनलैंड जैसे विकसित देशों में नगरों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या अधिक है, जबकि नेपाल व जिम्बाब्वे जैसे विकासशील देशों में स्थिति विपरीत है। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आता है कि जो आपके यूरोपियन कंट्री है अधिकतर जो है वहाँ पर स्त्रियाँ ज़्यादा कर्मठ हैं। ठीक है, वहाँ और जहाँ स्त्रियाँ कर्मठ होती है वहाँ पुरुष भी मतलब उनका भी हिसाब किताब ठीक ही रहता है, और जहाँ पुरुष कर्मठ होते हैं और शिक्षा जहाँ होती है वहाँ निश्चित रूप से स्त्री दशा अच्छी नहीं होगी, वह नगरों और पुरुषों की संख्या अधिक पाई जाती है। तीसरे पॉइंट में आपसे बताया जाता है आपको विकसित देशों में रोजगार की अधिक संभावना के चलते नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियां गांवों से प्रवास कर आ बसती हैं, इसलिए महिलाओं की संख्या नगरों से अधिक है ना। समझ रहे होंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट ये कारण है। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 4। विकसित देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य मशीनीकृत है ना। विकसित देश जो है वहाँ पर ज़्यादातर काम मशीनीकृत है, टेक्नोलॉजी वहाँ यूज़ की जाती है ना। भारी व पुरुष प्रधान, इसलिए पुरुषों की शहर की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो चीज़ें हमें देखने को रोजगार की संभावना अधिक होती है। ठीक है, इसलिए जो है क्या होता है ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की संख्या इन देशों में अधिक पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, पांचवें पॉइंट के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है विकासशील देश में शहरों व स्त्रियों के लिए असुरक्षा की भावना अधिक होती है। बिल्कुल सही बात है कि अक्सर हमें यही देखने को मिलता है, स्त्रियों को लेकर के असुरक्षा बहुत होती है विकासशील देशों में। आज भी 20वीं सदी चल रही है, 21वीं सदी चल रही है, तब भी यह हाल है। रोजगार के लिए पुरुष गांवों से नगर की ओर प्रवास करते हैं, इसलिए नेपाल व जिम्बाब्वे देशों में नगरों में पुरुष व ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियां अधिक निवास करती हैं दोस्तों। ठीक है, सो आज की वीडियो हम यहीं स्टॉप करते हैं और अगले हम जो वीडियो बनाएंगे उसके अंदर हम प्रश्न संख्या 25 से लेकर कंटिन्यू करेंगे। अब ज़्यादा आपके प्रश्न नहीं रहेंगे हैं, बाकी क्वेश्चन हम करके आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस को करके मैं आपका ये पूरा कर दूंगा फिनिश। यहाँ से मेरा आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाता है दोस्तों, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। सो व्हाट्सएप नंबर लेकर के आप मुझे कर देंगे मैसेज अगर आपको किसी को चाहिए इस पर्टिकुलर नोट्स को। ठीक है, और जो मेरा चैनल है तनिष्क क्रैश कोर्स एक अल्टीमेट चैनल है जिसमें विविध प्रकार के विषयों को पढ़ाता हूँ। ठीक है, सो आप उसे यहाँ पर देख ही सकते हैं दोस्तों, और मुझे पढ़ाने का लगभग 10 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, सो आप मुझसे जुड़े रहें, अपने स्टडी बेहतर करें, अपने फ्रेंडों में मेरी वीडियो को शेयर करें, और मेरा सिर्फ और सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट है, अधिकतर शेयर करेंगे तो मेरी जो मेहनत है अधिकतम लोगों तक पहुंचेगी। ठीक है, ये प्रॉपर अच्छे तरह से मेहनत की जाती है दोस्तों, सारी चीज़ें बनाई जाती है आपको ताकि समझ में अच्छे से आए, आपको समझाया इस कदर जाता है, आपको विश्वास नहीं होगा कि मैंने अभी जो है प्रीवियस जो वीडियो बनाई थी उसको लेकर के मैंने कम से कम 3 घंटे की मेहनत की होगी आपको ये पिरामिड समझाने के लिए। मैंने प्रॉपर पिरामिड बनाया है, उसकी जो आर्टिकुलेशन है मैंने खुद की है, एक एक चीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो आप ज़रा समझिए किस कदर हम मेहनत करते हैं ताकि आप अच्छे से पढ़ सको, समझ सको।
आपके कोई डाउट होते हैं, कन्फ्यूजन होती है, कोई प्रश्न होते हैं, क्वेरी होती है, आपका स्वागत है, आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाइए, हमें कमेंट के माध्यम से अपने डाउट्स को पूछिए। हम सतत आपको जो है गाइड करेंगे और साथ साथ आपके प्रश्नों का हल भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, सो आप सभी को रखना अपना ध्यान। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।